हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विवरण विश्लेषण। आपको बताने जा रहे हैं नीड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विवरण की आवश्यकता। नीड्स ऑफ फाइनेंशियल, सॉरी यार गलत हो गया, हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस क्लास में आपके लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इस नए चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हिंदी में कहेंगे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, जो वित्तीय विवरण होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, वे क्या होते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हिंदी में लाभ हानि विवरण। दूसरा होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हिंदी में कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। तीसरा नंबर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। अगला होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है चैप्टर, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, थ्योरी भी पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल भी, या एक आपसे स्पेसिमेन पूछ लेगा, काल्पनिक आधार पर पूछ लेगा आपसे। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पेपर में जब आपसे पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसे कहते हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किसे कहते हैं, तो आपको समझना है वित्तीय विवरण में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मालूम किया जाता है, जहाँ से किसी भी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसकी जानकारी मिलती है। भाई प्रॉफिट लॉस की जानकारी कहाँ से मिलेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ हानि विवरण से लाभ व हानि की जानकारी मिलेगी। बैलेंस शीट से क्या मिलेगा? बैलेंस शीट से कंपनी को अपनी एसेट्स के बारे में और अपनी लायबिलिटी के बारे में जानकारी मिलेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या मिलेगा? बिजनेस में कितनी मात्रा में कैश आता है, कितनी मात्रा से कैश जाता है, इसकी जानकारी मिलेगी। फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्या मिलेगा? कंपनी के पास फंड कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। तो इसके अलग अलग चैप्टर हैं, सब अलग अलग चैप्टर, लेकिन आपको यहाँ पर केवल इतना समझना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इन चारों चीज़ों को मेन तौर पर शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको शामिल किया जाता है, इसी का एनालिसिस किया जाता है। इसी के बारे में छोटे छोटे टुकड़ों में एक एक पॉइंट पर अध्ययन किया जाता है।
जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। हमारे पास बुक है, बुक में हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। पहले हिंदी में लिख दे रहे हैं, फिर इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, क्योंकि परिभाषा छोटी सी होती है, तो आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। ठीक है, वित्तीय विवरण में क्या होता है। तो इसमें कहा गया है, अपनी कॉपी में ऐसे लिखिएगा, वित्तीय विवरण के आधार पे डबल इन्वर्टेड कामा में कहा गया है, वित्तीय विवरण विश्लेषण में, वित्तीय विवरण विश्लेषण में, वित्तीय विवरण विश्लेषण में उन सभी तकनीकों को शामिल किया जाता है, उन सभी तकनीकों को शामिल किया जाता है। वित्तीय विवरण विश्लेषण में उन सभी तकनीकों को शामिल किया जाता है जिसमें कहा गया है कि जो इन विवरणों के प्रयोगकर्ता द्वारा, जो इन विवरणों के जो प्रयोग करते हैं, इनको जो इन सब चीज़ों को बनाते हैं, प्रयोगकर्ता द्वारा वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं। वित्तीय विवरण में उन सभी तकनीकों को शामिल किया जाएगा जो विवरणों में प्रयोगकर्ता द्वारा यही सब की महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं। मतलब इसमें जो जो अलग अलग होता है सभी चीज़ें, एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है, इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, फंड आना है, फंड का जाना है, कैश का आना है, कैश का जाना है, इन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं एकदम बढ़िया से। इसको एक परिभाषा है, लाइन से लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे इंग्लिश में भी वीडियो मांगते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, इन्होंने लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डबल इन्वर्टेड कामा में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस comprises all technique employed by ध्यान दीजिएगा, all technique employed by TECHI, इसको बढ़िया लिख लो, TECHI, उसके बाद टेक्निक QUES बाई यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद कह रहा है इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप टू शो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, क्या होता है, रिलेशनशिप इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे समझ लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या किया जाता है, टेक्निक एम्प्लॉयड बाई यूज़र जिस भी टेक्निक को यूज़ करता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप को इसमें क्लासीफाई किया जाता है, डिफाइन किया जाता है।
इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक बूंद बूंद से घड़ा भरिए। आपको अपने कॉपी में हेडिंग लिख लेना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। उद्देश्य में आपको सबसे पहले क्या लिखना है? उद्देश्य में लिखना है अर्जन क्षमता का निर्धारण या लाभदायक क्षमता का निर्धारण। ठीक है, लिखना है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें ये क्या बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान देना है, इसका मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायक क्षमता का मतलब होता है कि इसमें बताना पड़ता है, इसमें यह मालूम हो जाता है कि हमारी प्रॉफिट, हमारा बिजनेस कितने प्रॉफिट में चल रहा है, या भविष्य में इन फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हमारे बिजनेस में हो सकता है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी में ना प्रॉफिट के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब चीज़ें बताता है। क्योंकि आपको ध्यान देना है, जो भी इन्वेस्टर होते हैं, जो भी आपके पीछे पैसा लगाए, बिजनेस के पीछे पैसा लगाए हैं, बिजनेस में शेयर खरीदे हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, उनकी सबकी नज़र किस पे रहती है? प्रॉफिट पर रहती है। आप किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आपकी नज़र किस पे रहेगी? कंपनी के प्रॉफिट पर रहेगी। इसका निर्धारण होता है। अगला है प्रबंधकीय कार्यकुशलता का निर्धारण। जो प्रबंधक होते हैं, प्रबंधकीय कार्य कुशलता का निर्धारण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफिशिएंसी। डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजरियल इफिशियंसी। ध्यान देना है, प्रबंधक जो होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनकी कार्यकुशलता के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, जो प्रबंधक होते हैं, प्रबंधक का मतलब कई डिपार्टमेंट होते हैं भाई, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो कौन कितने पानी में है, कौन कितनी क्षमता से काम कर रहा है, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, वित्तीय एनालिसिस करेंगे ना, तभी तो जानकारी होगी। आपको तीसरा लिखना है नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी, शोधन क्षमता की जानकारी। शोधन क्षमता किसे बोलते हैं? क्षमता की जानकारी। शोधन क्षमता की जानकारी में आपको लिखना है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल, नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी, ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है बिजनेस में, जैसे कोई व्यक्ति भाई शेयर खरीदा होगा आपके बिजनेस में, कोई डिवेंचर खरीदा होगा, मतलब कितना जल्दी किसी के पैसे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। आपके बिजनेस में जो पैसा लगा होता है, किसी से उधार होता है, कोई डिवेंचर लिया है, तो कोई लॉन्ग टर्म है, कोई शॉर्ट टर्म है, मतलब जिससे आपने उधार लिया उसको कितनी जल्दी दे सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी। चौथा नंबर आपको लिखना है मेकिंग बजट। कहा गया है पूर्वानुमान एवं बजट, पूर्वानुमान एवं बजट। पूर्वानुमान में आपको क्या लिखना है? लिखना है मेकिंग फॉरकास्ट, मेकिंग फॉरकास्ट, मेकिंग फॉरकास्ट एंड प्रिपेयरिंग बजट एंड ध्यान दीजिएगा, हमें पहले से अनुमान लगा सकते हैं हमारा बिजनेस किस दिशा में जा सकता है, कितना फ़ायदा कमा सकते हैं ना।
बजट तैयार कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाएगा। बजट का मतलब क्या होता है? हमारे दुर्गेश जी की शादी पड़ी है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये तो बजट है, उसका अलग अलग डिटर्मिनेशन करना। ठीक है, अगला है 5वां नंबर, इंटर फर्म कंपैरिजन, फर्मों की आपसी तुलना। कहा गया है फर्मों की आपसी तुलना। ध्यान दीजिएगा, लिखा जाएगा नॉलेज इंटर फर्म कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन मतलब तुलना की जाती है। जैसे सुन लीजिए, कोई एचएमटी कंपनी होगी, एचएमटी कंपनी का एक ही जगह काम करती है, उसके कई फर्में होते हैं, एक कंपनी की कई फर्में, कई जगह प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो अपनी तुलना करती है किस कंपनी में हमारा किस फर्म में, फर्म अलग होता है, कंपनी अलग होता है। फर्म का मतलब होता है यूनिट। कंपनी मान लीजिए एचएमटी के 4 विभाग हैं, तो एक विभाग को फर्म बोला जाएगा। 4 जगह उसकी यूनिट चलती है। एसीसी कंपनी का एक ही जगह बनती है, सीमेंट एक ही जगह बनती है, नहीं, कई जगह बनती है, तो एक जगह जहाँ बनती है उसको फर्म बोला जाएगा। एक फर्म की तुलना आपस से की जाती है, प्रॉफिट का लॉस से, एसेट्स लायबिलिटी का, सबकी तुलना की जाती है। ठीक है, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल वीकनेस, 6ठा नंबर लिखना है, वित्तीय कमियों की जानकारी। वित्तीय कमियों की जानकारी। वित्तीय कमियों की जानकारी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ वीकनेस। वित्तीय कमियां कौन सी हैं? भाई मान लीजिए बिजनेस में हमें पैसा प्राप्त करना है, बिजनेस में तो पैसा प्राप्त करना होता है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा? पैसा आएगा तभी तो माल मंगवाएंगे, गुड्स का प्रोडक्शन होगा, सर्विस का प्रोडक्शन होगा, तो उसकी कमी कहाँ पर है उसकी जानकारी होगी तभी तो हम व्यवस्था करेंगे। उसके बाद 7वां नंबर आपको लिखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कि विकास की संभावनाओं का निर्धारण। विकास की संभावनाओं का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, मतलब कि विकास की संभावनाएं क्या हैं, भविष्य में हमारा बिजनेस किस तरफ जाएगा, किस दिशा में जाएगा, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको समझ लेना है, पहला एक बार फिर से समझ लेना है क्या होता है लाभदायक क्षमता का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब इससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की जानकारी आपको मिलेगी। बिजनेस में फ़ायदा कहाँ है, असेट्स लायबिलिटी, क्योंकि फ़ायदे की ओर सबकी निगाह होती है। जो एम्प्लॉय काम करेंगे वो भी सोचते हैं बिजनेस को फ़ायदा हो, हमारा सैलरी बढ़े। ठीक है, जो कंपनी में शेयर लगाए हैं, डिवेंचर लिए हुए हैं, वो लोग भी चाहते हैं अगर बिजनेस में फ़ायदा होगा तो हमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा, लाभांश डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजरियल इफ़िशियंसी, इसका मतलब क्या होता है, इससे डिटर्मिनेशन आता है। मैनेजरियल इफ़िशियंसी का मतलब होता है कार्य कुशलता की जानकारी। कोई भी कंपनी होगी, कोई भी फर्म होगी, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट कितने स्तर पर काम कर रहा है इसकी बारे में जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने पर ही मिलेगा। शोधन क्षमता की जानकारी, नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी। नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब होता है शोधन क्षमता की जानकारी, मतलब जो हमारे पास ऋण है, जो हमारे पास लोन है, उसको कितना जल्दी हम वापस कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी मिलेगी। पूर्वानुमान एवं बजट, मेकिंग फॉरकास्ट एंड प्रिपेयरिंग बजट, मतलब कि बजट को बनाया जाता है। ठीक है, फर्मों की आपसी तुलना, देखो कंपनी एक होता है, फर्म कई होती हैं। जैसे एसीसी फैक्ट्री की कंपनी है ना, एसीसी कंपनी का नाम है, अलग अलग जगह जो होता है उसका, हमारे यहाँ गौरीगंज में भी है, बिहार में भी है, एमपी में भी है, तो अलग अलग जगह पे क्या होता है, वो फर्म होती है। उसके बाद वित्तीय कमियों की जानकारी, भाई हमें कोई भी बिजनेस है, बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए।
पैसा कहाँ से मिलेगा? जानकारी होगी तभी तो व्यवस्था करेंगे। अगर विकास की संभावना, बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट होता है, ग्रोथ कितनी हो रही है, इसकी संभावना के बारे में भी अध्ययन करने का काम किया जाता है। ये टॉपिक आपका समाप्त। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपको इस क्लास में अब आगे बताने जाने रहे हैं कि वित्तीय विवरण विश्लेषण की आवश्यकता, नीड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे ताकि सब समझें। वित्तीय विवरण विश्लेषण की आवश्यकता, तो इसको लिखिएगा, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए। नीड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की ना। लिखना है आपको। अंश पूंजी के विश्लेषण, अंश पूंजी का विश्लेषण, ध्यान दीजिएगा, अंश पूंजी का विश्लेषण, विश्लेषण गलत हो गया है, का विश्लेषण ना, ध्यान दीजिएगा। एनालिसिस ऑफ शेयर कैपिटल, एनालिसिस ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है आपको जानकारी होनी चाहिए। शेयर कैपिटल में आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल। इसके अंतर्गत कंपनी को ये पता लगता है कि कंपनी के पास कितनी मात्रा में पूंजी है, कितना डिविडेंड पेमेंट करना है, पूंजी में वृद्धि हुई है, पूंजी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंपनी की पूंजी को शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर का मतलब कंपनी की कैपिटल जिन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी कंपनी की कितना है, कितना बढ़ाया जा सकता है, कितना घटाया जा सकता है, कितनी होनी चाहिए, इसका एनालिसिस इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा कहा गया है, आवश्यकता यहाँ पर होती है ऋण विश्लेषण। आपको जानकारी होनी चाहिए ऋण विश्लेषण, डेब्ट्स एनालिसिस। ऋण विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कंपनी जो होती है, पहला शेयर कैपिटल से पैसा प्राप्त करती है, दूसरा लोन से प्राप्त करती है, और लोन इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कंपनी की स्थिति खराब हो जाए, कंपनी ब्याज ना पेमेंट कर पाए। भाई कंपनी को जो शेयर कैपिटल होती है वो शेयर होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार क्षमता। और जो ऋण विश्लेषण होता है, ऋण में क्या आता है? कंपनी डिबेंचर से लोन लेती है, बॉन्ड से लोन लेती है। तीसरा नंबर आपको लिखना है क्रेडिट एनालिसिस। बोलेंगे साख विश्लेषण। साख विश्लेषण में क्या आता है? कहा गया है कि साख विश्लेषण की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? साख क्रेडिट कहाँ? आपूर्तिकर्ता जो होते हैं, आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर, जो सप्लायर होते हैं वो आपकी क्रेडिट देखते हैं। उस क्रेडिट कहाँ दिखाएंगे आप? अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर जाएंगे तभी तो दिखाएंगे। आपको शेयर इशू करना है, अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिखाएंगे तभी तो आपकी कंपनी में कोई शेयर लेगा। आप लोन लेंगे किसी से, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाएंगे, अपनी पोजीशन को दिखाएंगे तभी तो आपको लोन मिलेगा। और आप कहीं पर उधार माल खरीदेंगे किसी पार्टी से, जो सप्लायर होता है आपका स्टेटमेंट देखेगा तभी तो देगा। ठीक है, आपूर्तिकर्ता, साख विश्लेषण, क्रेडिट एनालिसिस। ठीक है, लाभांश का निर्णय, लाभांश डिविडेंड, ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड मतलब लाभांश, डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं, डिसीजन लिख लीजिएगा। निर्णय, कंपनी कहाँ से लाभांश देती है? कंपनी जो फ़ायदा कमा के रखती है
वहीं से तो डिविडेंड बांटती है, लाभांश बांटती है। जब कंपनी की स्थिति अच्छी रहेगी तभी तो कंपनी अच्छी डिविडेंड देगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाएगा तभी डिविडेंड के लिए घोषणा की जाएगी। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटरी नियामक अनुपालन, रेगुलेटरी कंप्लायंस। ध्यान दीजिएगा, जो कंपनियों की रेगुलेटरी संस्थाएं होती हैं बहुत सारी, जैसे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पेपर में पूछता है, भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड होता है, कंपनी एक्ट होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, कंपनी एक्ट होता है। यहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा, सरकार के पास देना पड़ेगा नियमों के पालन करने के लिए। अगला लिखना है व्यवसाय संचालन विश्लेषण। व्यवसाय संचालन विश्लेषण लिखना है बिजनेस ऑपरेशन एनालिसिस। व्यवसाय संचालन विश्लेषण में क्या होता है, इसमें कंपनी अपनी नए नए प्रोडक्ट के बारे में एनालिसिस करती है, नया नया ब्रांड लाने का प्रयास करती है। ठीक है, यहाँ पर भी कंपनी जब ब्रांड लाएगी, जब नया प्रोडक्शन करेगी, तब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, लोन लेने के लिए, शेयर इशू करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए और डिविडेंड में निर्णय लेने के लिए सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी एक्ट के तहत, ये क्या लिखा है, कंपनी एक्ट लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद कहा गया है व्यवसाय को चलाने के लिए भी, बिजनेस में नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। कंपनी की स्थिति अच्छी है तभी तो अच्छा प्रोडक्ट लाई करेंगे। मर्जर, विलय को मर्जर बोला जाता है। एकीकरण, अधिग्रहण, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को इकट्ठा हो जाती है तो कैसे इकट्ठा होगी, उसमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मर्जर में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे।